तो हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम MPSC 004 की यूनिट 1 की एक समरी देखेंगे। इंडिविजुअल टॉपिक्स पे लेक्चर के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। सो आज हम इसे समराइज करने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर को आप अपने रिवीजन में भी रेफर कर सकते हैं। तो देखिए, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए हमने देखा था कि हमें उसके हिस्टोरिकल प्रोसेस को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एंशिएंट से लेके मिडाइवल और फिर मॉडर्न, इन तीनों फेसेस से हमारा पॉलिटिकल थॉट गुजरा है और हर एक फेस के उस पे जो अपने इन्फ्लुएंसेस रहे हैं उसने आज हमारे पॉलिटिकल थॉट को सेव करने में मदद की है। सो इस हिस्टोरिकल प्रोसेस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके पीछे की हिस्ट्री को समझना पड़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो ग्रीक की सिविलाइजेशन के कंपेरेबल है। वहाँ जैसे प्लेटो अरिस्टोटल हुए वैसे ही यहाँ पे कौटिल्य हुए, और भी जो हमें मनु हुए, और भी जो हमारे टेक्स्ट हैं जैसे मनुस्मृति है या फिर बर्नी का जो टेक्स्ट है, फतवाए जहांदरी की बात कीजिए या फिर आईने अकबरी की बात कीजिए या अर्थशास्त्र की बात कीजिए, तो इन सब चीज़ों से हमें एंशिएंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन, मेडाइवल पॉलिटिकल ट्रेडिशन, इन सब की जानकारी मिलती है। इन सारे टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ या बहुत सी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी हमारे पॉलिटिकल थॉट में मौजूद थे, जिसमें है मोनार्की की बात कर लीजिए, रिपब्लिक की बात कर लीजिए, वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर सोसाइटी, एस्पायोनिस सिस्टम जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं। तो इन सब की चीज़ चर्चा हमारे ऑलरेडी एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में रही है। अब एंशिएंट लाइफस्टाइल और कैसे सोसाइटी डेवलपमेंट में आती है और स्टेट और गवर्नेंस की नीड को समझने के लिए हमने देखा था कि कैसे एंशिएंट लाइफस्टाइल में हम छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे और किसी सेंट्रल अथॉरिटी की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी लोगों को उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। टाइम के साथ में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन होता है, हम देखते हैं कि हम नॉमेडिक से पेस्टोरल से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जाते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने मिलती है। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ में जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैसेस हैं, वो बढ़ने लगते हैं और एक सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत फील की जाती है ताकि लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को, एक सोसाइटी को एक ऑर्डर में चलाया जा सके कि वो ना हो। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी पर्सनल नीड्स हैं वो सोसाइटी के डेवलपमेंट को या सोसाइटी को के एग्जिस्टेंस को लाती है, और सोसाइटी की जो कम्युनिटी जो नीड्स होती हैं वो स्टेट और गवर्नेंस को पैदा करती है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे एक ये इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसे ये दिया गया है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, क्या हिस्टोरिकल और चेंजेस आए जिन्होंने कुल मिला के स्टेट गवर्नेंस को जन्म दिया। सो हिस्टोरिकल टेक्स्ट जिनकी हम बातें करेंगे उनकी चर्चा मैंने ऑलरेडी की, और ये देखेंगे कि कैसे सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस ने हमारे पॉलिटिकल थॉट को इन्फ्लुएंस किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है एंशिएंट इंडिया में वो क्या था। तो इस पे रोमिला थापर जो हिस्टोरियन है उनकी चर्चा हमने की थी कि इन्होंने 500 BC के राउंड के टाइम पीरियड पे अपना काम किया है, जिसमें वो कहती हैं कि उस समय लाइनेज सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें एक्सटेंडेड फैमिली जो थी ये बेसिक यूनिट हुआ करती थी, और इसमें जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता था वो सोसाइटी, वो उसकी फैमिली का हेड हुआ करता था, और किनशिप टाइज के बेसिस पे या रिचुअल्स के बेसिस पे या जीनोलॉजिकल रिलेशंस के बेसिस पे वो अपनी अथॉरिटी को अपने क्लैन के ऊपर एक्सरसाइज करता था। धीरे धीरे क्या होता है कि जो हेड हुआ करता है, चाहे सोसाइटी का कह लीजिए या फैमिली का कह लीजिए, धीरे धीरे क्या होता है कि ये अपने किंग को या अपने जो क्लैन के लोग हैं इन्हें ये हायर पोजीशन पे रखने लगता है। साथ में ऑब्वियस सी बात है कि अब जब उन्हें वो हायर पोजीशन पे रखेगा तो उनके पास वेल्थ जमा होने लगेगी, और इस तरह से एक सोसाइटी में डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। और भी जो फैक्टर्स थे जैसे कि जो ट्रेड रिलेशंस थे या जो पॉलिटिकल एलाइट क्लास के बीच में पावर शिफ्टिंग थी, इन सभी चीज़ों ने स्टेट सिस्टम को जन्म दिया। तो ये हम लेक्चर 1 में हमने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। और उस समय की जो सिस्टम या उस समय की जो सोसाइटी में जो सिस्टम था उसे समझने के लिए हमने देखा था कि शांति पर्व में कैसे एक मत्स्य न्याय वर्ड का यूज़ किया गया है। मत्स्य न्याय वर्ड जो है इसका मतलब एक तरीके से है कि छोटी बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खाती है। तो ये एक एनार्चिक कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि बिल्कुल अव्यवस्था का दौर है, ऐसे दौर को सिग्निफाई करता है। और कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए अथॉरिटी की हमें ज़रूरत है, और वहाँ से किंगशिप का आइडिया आता है। किंगशिप को लेकर 2 थ्योरीज की हमने बात की थी, डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी की हमने ऐसे बात की थी कि या देवताओं ने अथॉरिटी प्रोवाइड की किसी को कि आपको सभी पे अपना शासन चलाना है और व्यवस्था मेंटेन करनी है सोसाइटी में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमने चर्चा करते हुए इस एग्जांपल को लिया था कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उस समय हम अपने बीच में से एक व्यक्ति को एम्पायर बना देते हैं और उससे कहते हैं कि आपको सारे नियमों को देखना है, सारे खेल को देखना है और नियमों के आधार पे अपने डिसीजन देने हैं, और आपके जो डिसीजन हैं वो हम सभी को सर्वमान्य होंगे। तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो इस तरह से कि ताकि हम अच्छे से इस गेम को खेल पाएँ, वहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हों। तो इसी तरह से सोसाइटी में एक केओस ना आ जाए, एक डिसऑर्डर ना आ जाए, इसलिए हमने अपने बीच से एक व्यक्ति को एक सेंट्रल अथॉरिटी प्रोवाइड की कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है और एक सोसाइटी में कंट्रोल रखना है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने देखा था। साथ में शांति पर्व में
स्टेट के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की गई है, जिसको हमने बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की थी। एक ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में अगर आप स्टेट को देख लें तो ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो किस किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस सभी को हमने उस लेक्चर में देखा है। तो आप वो देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये सातों कॉन्स्टिट्यूएंट को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय की जो सिचुएशन है एंशिएंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन की, उसको समझने के लिए हमने मनुस्मृति का सहारा लिया। मनुस्मृति पॉलिटिकल अथॉरिटी की एडवोकेसी करती है, कहती है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी ही चाहिए। वो राजा की ड्यूटीज़ के बारे में चर्चा करती है कि वो जस्टिस करे, जो वीक लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करे। सोशल हायरार्की की चर्चा है, उसकी एडवोकेसी है। कास्ट सिस्टम की मनुस्मृति चर्चा करता है। मनुस्मृति कहती है कि जो राजा है, और ये पॉइंट हमने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि अर्थशास्त्र यहाँ से थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें देता है। मनुस्मृति में कहता है कि राजा जो है वो जो ईश्वर के द्वारा ऑथराइज्ड है, और लेकिन उसे जो गाइडेंस के जिनके अंडर काम करना है वो ब्राह्मणास है। मतलब जो राजा है वो ईश्वर के द्वारा ऑथराइज्ड है, लेकिन उसे ब्राह्मणास के गाइडेंस के अंदर काम करना है, क्योंकि ये कहा गया है कि ब्राह्मणास के पास वो नॉलेज है और नॉलेज शुड रूल, नॉलेज रूल करना चाहिए। ये वैसे ही हमने इसमें प्लेटो को भी याद किया था, जो फिलोसॉफिकल रूलर की बात करता है। ठीक है, आगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की बात की गई है, जिसमें पंचायत सिस्टम जैसा सिस्टम आज समझ लीजिए। आगे कहा गया है कि जो राजा है उसके साथ में विद्वान लोगों को अपने आसपास में रखना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन की बात उसमें की गई है, और जनरल वेलफेयर की बात की गई है। आगे हम अर्थशास्त्र को देखते हैं, जिसे कौटिल्य ने लिखा था, जिसमें स्ट्रॉन्ग मोनार्की की बात की गई है। और ये कहा गया है कि जो राजा है, राजा ही सेंट्रल अथॉरिटी और सॉवरेन है कुल मिला के। इसमें ये बात नहीं है कि उसे ब्राह्मणास के गाइडेंस पे काम करना है। यहाँ ये अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि जो राजा का जो लास्ट वर्ड है, राजा ने जो कह दिया वही जो है शासन है। ठीक है, लेकिन लेकिन फिर भी राजा को धर्म के अंडर रखा गया है, उसको बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, आगे है कि राजा के जितने कंडक्ट हैं उनके बारे में दिया गया है कि कैसे उसे अपने सेंसस पे कंट्रोल रखना चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, काउंसलर प्रीस्ट कैसे उसे रखने चाहिए, सिविल लॉस क्रिमिनल लॉस के बारे में बात की गई है, इंटीग्रिटी, ब्राइबरी, करप्शन, और जो शासन में या प्रशासन में जो भी राजनीति चलते रहती है उनसे सचेत रहने के लिए राजा को कहा गया है। एक वेलफेयर स्टेट डेवलप करने के लिए कहा गया है, वीक को प्रोटेक्ट करने की बातें की गई है। और ये कहा गया है कि आर्मी को वो डिवाइडेड कंट्रोल में रखे, एक आदमी के अंदर सारी की सारी आर्मी न रख दे, हो सकता है आर्मी कल को रिवोल्ट कर दे, तो इसलिए आर्मी को डिवाइडेड अथॉरिटीज़ के बीच में रखे। और दंड जो है कॉन्सेप्ट, इसके बारे में अर्थशास्त्र चर्चा करता है, जिसमें सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इस चीज़ की चर्चा की गई है। आगे हमने देखा था कि कैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में रिपब्लिक्स के बारे में एविडेंसेस हमें मिलते हैं, जो ट्रुथ और राइटसनेस के बेसिस पे सोसाइटी को चलाने की बात करता है। अगला टेक्स्ट हमने तमिल लिटरेचर से लिया था, तिरुकेकुलर, जिसे तिरुवल्लुवर ने 2nd सेंचुरी एडी में लिखा था, जिसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में चर्चा की गई है। बहुत से और भी चीज़ें हैं जो आप उन लेक्चर्स में देख सकते हैं। मेजरली इसमें स्टेट क्राफ्ट के बारे में चर्चा की गई है। स्टेट क्राफ्ट की डेफिनेशन दी गई है कि कैसे आपको अपने एलाइज से अपना एक सपोर्ट भी लेना है, लेकिन साथ ही में उन्हें अपनी वीकनेस भी एक्सपोज नहीं करनी है। तो इस तरह से आपको काम करना है, और इस बारे में चर्चा है। अगला हम देखते हैं कि पाणिनि ने 5th सेंचुरी BC का जो इनका टेक्स्ट है, जिसमें वो डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं थ्रू वोटिंग। तो उस समय में भी वोटिंग के थ्रू डिसीजन मेकिंग का होना एक इस बात का प्रमाण है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उस समय में भी जिंदा, उस समय में भी एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। तो इस तरह से हमने एंशिएंट इंडिया के जो स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को देखा। अगला हमने देखा था मेडाइवल इंडिया में स्टेट ऑफ सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को। देखिए, मेडाइवल इंडिया में जो हमने देखा था कि इस्लाम भारत में आता है, और इस्लाम के भारत में आने के साथ में एक इस्लामिक आइडियोलॉजी, एक इस्लामिक फ़िलोसफी इंडिया आती है, जिसके सेंटर में प्रोफेट मोहम्मद की टीचिंग्स और कुरान की यूनिवर्सलिटी थी। तो इसमें यह था कि अब स्टेट जो है वो रिलीजन को सर्व करेगा, और रिलीजन को सर्व करने का मतलब था उन नियमों को सर्व करना जो कि कुरान के बेसिस पे ये बनाए गए थे, जो कि शरीयत में थे, जिन्हें कुरान से लेके बनाया गया है। ठीक है, इस इस्लामिक आइडियोलॉजी के आने के, इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आने के साथ में जो हमारी एंशिएंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो वेदांतिक फिलोसफी है या वेदांतिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, उसमें हमें एक मेजर शिफ्ट देखने मिला था। और वो शिफ्ट ये था कि वेदांतिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन किसी सिंगल टेक्स्ट पे बेस्ड नहीं था, किसी सिंगल फिलोसॉफी पे बेस्ड नहीं था। अलग अलग रिलीजन ने, अलग अलग कल्चर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट करके वेदांतिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन को जन्म दिया था। लेकिन इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि एक सिंगल अथॉरिटी यहाँ पे कुरान बन जाती है, और जो उससे जो लॉज बनाए गए हैं जो शरीयत में हैं, वो इसके सेंट्रल अथॉरिटी बन जाते हैं। आगे इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन को समझने के लिए हमने मदद ली थी फतवा ज़ांदरी, जिसे बर्नी ने लिखा था, और आईन अकबरी से अबू फजल ने लिखा था। तो फतवा ज़ांदरी में हमने देखा था कि इसे बर्नी ने लिखा था। बर्नी ने इसे 1283 से लेके 1359 AD में लिखा। बर्नी रहा है अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। ये टाइम पीरियड की खासियत यह है कि ये पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल टाइम पीरियड था। न सिर्फ बाहर से मंगोलों का आक्रमण था, बल्कि जो इंटरनल साइड से नए नए पॉलिटिकल अपराइजिंग्स हमें देखने मिल रहे थे। तो बर्नी की जब भी हम चर्चा करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि वो राजा को
एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बोलता है, वो कहता है कि राजा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल पावर। और साथ में वो उसे कहता है कि उसका जो रोल है, उसकी जो ड्यूटी है, वो जस्टिस प्रोवाइड करना तो है ही, वेलफेयर करना तो है ही, लेकिन जो मेन ड्यूटी है वो है शरीयत को सर्व करना या रिलीजन को सर्व करना, और अपने जो टेरिटरी है उसमें उससे उस रिलीजन से बेस्ड जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रोपोगेट करना। ठीक है। तो बर्नी की चिंताओं में हम देखेंगे कि राजा की पोजीशन को लेके वो काफ़ी चिंतित दिखाई देता है, क्योंकि राजा की पोजीशन को बनाना और मेंटेन रखना उस समय एक बहुत बड़ा टास्क था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल साइड से भी डिस्टर्बेंसेस थे, इंटरनल साइड से भी डिस्टर्बेंसेस थे, और जो इस्लामिक जो रूल है वो इंडिया में इतना कंसोलिडेट नहीं हुआ था उस समय। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि बर्नी कैसे ब्लू ब्लड एरिस्टोक्रेसी की एडवोकेसी करता हुआ दिखता है, ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हायरार्की की बातें करता है। और बर्नी कहता है कि किंगशिप के दो पिलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्क्वेस्ट, और दोनों के लिए आर्मी का होना स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आगे बर्नी नियमों की बात करते हुए कहता है कि जो 4 सोर्सेस ऑफ लॉ हैं उसमें एक कुरान है, एक हदीस है, एक इज़्म है, एक कियास है। कुरान तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम का धर्म ग्रंथ है, हदीस में प्रॉफिट की टीचिंग्स दी हुई हैं, इज़्म में जो मुस्लिम थियोलॉजियंस हैं उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो रूलिंग्स है, उसके बारे में चर्चा है। बर्नी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें यह था कि बर्नी ने एक नई चीज़ जवाबित इसमें ऐड की। जवाबित का मतलब था स्टेट लॉज। स्टेट लॉज जो थे ये नॉन रिलीजियस थे, लेकिन फिर भी ये शरीयत को कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते थे। और स्टेट लॉज की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय सोसाइटी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। सोसाइटी को चलाने के लिए, एक बेटर तरीके से गवर्न करने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, हमें ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत थी, हमें गवर्नमेंट में बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत थी। इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ में जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें चलाने के लिए हमें उन नियमों की ज़रूरत थी जिनके बेसिस पे चलेंगे। तो वो नियम जवाबित में दिए गए। ठीक है। आगे बर्नी इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, बर्नी पनिशमेंट की बात करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने, जो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जस्ट लाइक दंड इन अर्थशास्त्र। ठीक है। आगे हम देखते हैं आईने अकबरी। अब जैसे मैंने कहा कि आईने अकबरी अबू फजल ने लिखी है, और अबू फजल अकबर के टाइम पीरियड में रहे हैं। तो जो बर्नी से लेके अबू फजल तक का जो पॉलिटिकल थॉट में हम शिफ्ट देखते हैं, ये हमें बताता है कि कैसे इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट इंडिया में इवॉल्व हुआ है टाइम के साथ में, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। बर्नी के टाइम में इस्लाम इंडिया में नया नया था कह लीजिए, या कंसोलिडेट नहीं हुआ था कह लीजिए, एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड ऑफ अबू फजल। तो इस्लाम को एक हिंदू ट्रेडिशन की उतनी गहरी समझ नहीं थी जितनी अबू फजल के टाइम में थी, और ये बातें हमें अबू फजल की जो पॉलिटिकल थॉट है उससे भी पता चलती है। तो हम अबू फजल के जो पॉलिटिकल थॉट को देखा था हमने, तो उसमें देखा था कि कैसे उन्हें हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिकल ट्रेडिशन की काफ़ी गहरी समझ है। और वो जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो राजा है या रॉयल पावर है वो डिवाइन नेचर का होता है, और वो एक अच्छे राजा और एक सेल्फिश रूलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हुए हमें दिखते हैं। वो आइडियल सॉवरन को एक पिता की तरह कहते हैं, और कहते हैं कि वो सबके वेलफेयर की बात करता है, जो भी उसके परिवार में है, जो भी उसकी प्रजा में है, वो सभी के वेलफेयर को लेकर चलता है। एक मेन शिफ्ट जो हमें देखने मिलता है अबू फजल के थॉट्स में और बर्नी के थॉट्स से, तो वो ये है कि अबू फजल ने जो इंटरमेडिटरीज हैं उनके रोल को बिल्कुल नकार दिया है। अबू फजल का ये कहना है कि जो राजा है, जो ईश्वर है, वो सूर्य की तरह है मान लीजिए, और जो राजा है उस पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है, वो डिवाइन लाइट पड़ती है, और जो भी सही बात है वो उसके अंदर खुद ही प्रस्फुटित होती है। और इस तरह से उसे किसी भी रिलीजियस बात को रीइंटरप्रेट करने के लिए राजा को किसी भी मौलवी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी उलेमा की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक नया शिफ्ट हम देखते हैं अबू फजल लेके आते हैं इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशन में। आगे राजा को उन्होंने स्पिरिचुअल लीडर के रोल को कभी कभी निभाने के लिए कहा है। आगे जो अबू फजल के इन्फ्लुएंस हम देखते हैं अकबर के पॉलिसीज़ पे, कि अकबर ने जजिया नाम का जो कर था ये नॉन मुस्लिम के लिए इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। दूसरा, उन्होंने काउ स्लॉटर को अकबर ने बैन कर दिया था। तो इस तरह से जो अबू फजल के जो थॉट्स थे, पॉलिटिकल थॉट थे, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस अकबर पे हमने देखा था। अबू फजल स्ट्रॉन्ग मोनार्चिकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मोनार्चिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो काम है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और इसको चलाने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़रूरत है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी उन्होंने किया था, 4 टियर सिस्टम में उसे बांटा था, जिसमें रूलर, वॉरियर, विद्वान लोग, आर्टिस्ट और लेबर, और उन्होंने कहा था कि सभी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम देखते हैं कि अबू फजल के थॉट में हमें सेंट्रलाइज्ड मोनार्की दिखती है, और सभी की वेलबींग की बात दिखती है, और एक रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिलता है। जो अगला जो टॉपिक था हमारा रिलीजन और पॉलिटी को लेके, तो इसमें हमने देखा कि कैसे रिलीजन और पॉलिटी को साथ में लेके चलने की जो बात है वो गांधी और मौलाना आज़ाद ने दोनों ने कही। दोनों का रिलीजियस बैकग्राउंड अलग था, लेकिन दोनों का रिलीजन और पॉलिटी को लेके जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रिंसिपल था, जो बात थी, वो सेम थी। और इंडिया में सेकुलरिज्म
के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने देखा कि राधा कृष्णन के जो व्यूज़ हैं उस पर उसको समझा कि एंशियंट कि इंडिया में अगर आपको सेक्युलरिज्म को समझना है तो उसे आपको इंडिया के एंशियंट रिलीजियस ट्रेडिशन के आधार पर समझना होगा, जिसमें हम हार्मोनी की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं। जब हम इंडिया के हिस्टोरिकल इस कंसेप्ट को कंटेक्स्ट को समझने जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत से अलग अलग धर्मों के लोग रहे हैं। हिंदू रहे हैं, मुस्लिम रहे हैं, सिख रहे हैं और भी इनसे बहुत बहुत अलग अलग सेक्ट निकले हैं, जैसे ब्राह्मण वैष्णव हो गए या फिर सैवाइट हो गए, इस्लाम में सूफिज़म हो गया। तो इन अलग अलग सेक्ट का, इन अलग अलग रिलीजन का इंडिया में को एग्जिस्टेंस रहा है और किसी ने किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की है। हालांकि अपवाद हर जगह रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी को एज सच डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की है। सबने को एग्जिस्टेंस पे हार्मोनी, जो कंपैशन, सेल्फलेसनेस, मोरल वैल्यूज़, इन सब चीज़ों की बात की है। तो और ज़्यादा हम जब इसमें गहराई में हमने देखा था कि कैसे एक टाइम आया जब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस सोसाइटी में देखने को मिला, रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिला, और उस समय जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म एज एन अल्टरनेटिव सोसाइटी में उभर के आते हैं रिलीजियस प्लेटफॉर्म पे, और जिससे रूलर्स जो उस समय के थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ प्रमोट किया, वेलकम किया। ऐसे ही जब इस्लाम इंडिया में आया तो इस्लाम को इंडिया का रिलीजियस इस्लाम एक स्टेट रिलीजन बनाने की कोशिश की गई, और उन कोशिशों के बीच में हम देखते हैं कि कैसे सूफिज़म निकल के सामने आता है, जिस सूफिज़म का इफेक्ट हमने देखा कि गुरु नानक देव की टीचिंग्स पे भी पड़ा, और गुरु नानक देव के हमने देखे कि जो फॉलोअर्स हैं वो न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि मुस्लिम्स भी हैं। इसी समय में भक्ति मूवमेंट भी अपने एग्जिस्टेंस में आया और उसमें ह्यूमन इक्वालिटी की बात की गई। साथ में हमने देखा कि कैसे मुस्लिम क्रॉनिकल्स जो शिवाजी के बारे में लिखे गए हैं उसमें कहा गया है कि अपने मिलिट्री कैंपेन में कैसे शिवाजी ने आदेश दिया हुआ था और उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि जो मुस्लिम्स हैं उनके साथ में पूरी इज्जत से पेश आया जाए, और अगर कहीं कुरान मिलती है तो उसी मुस्लिम समुदाय को पूरी इज्जत के साथ में सुपुर्द कर दिया जाए। साथ में राजधर्म की जो डेफिनेशन थी कि ये राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के प्रति, उसे अच्छी तरह से निभाना चाहिए, और जो लोगों ने राजा को पावर दिया है उस पावर का उसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस की जो टीचिंग्स हैं वो हमारे गवर्निंग प्रिंसिपल्स बने हैं, और इसलिए हमें धर्म को पॉलिटी के साथ में लेके चलने की हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, सो इस तरह से जो सेकुलर वर्ल्ड है हमने देखा कि वो वेस्ट के सेकुलर वर्ल्ड से अलग है। इंडिया में वेस्ट में इसे बिल्कुल सेपरेट करके धर्म को राजनीति से बिल्कुल सेपरेट करके देखा जाता है, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं है। तो साथ में एक और जो खतरा यहाँ पे रहता है धर्म को पॉलिटी के साथ में या राजनीति के साथ में लेकर चलने का, वो ये रहता है कि कहीं राजनीति धर्म को अपने मतलब के लिए यूज़ ना करने लगे। तो उस चीज़ को लेकर हमें हमेशा जागरूक रहना है। इस बारे में चर्चा हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर को हमने समराइज़ कर लिया है, और लास्ट के लेक्चर्स में मैंने इसके जो एक्सरसाइज सेक्शन में दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, साथ साथ सीखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।